प्रोग्राम में इस वक्त मुझे तर्जुमान बिलावल भुट्टो, मुर्तज़ा वहाब साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा। सबसे पहले ये फरमाइए, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में एक बार फिर तरमीम लाने का गालिबन फैसला हुआ है। पीपल्स पार्टी ने अपने अरकान को इस्लामाबाद में रुकने का भी कह दिया है। तो ये कब और क्या तरमीम ला रहे हैं? देखिए किरण, मेरे पास एग्जैक्ट तो मालूमात नहीं है कि हुकूमत किस मुसव्वदे के ऊपर काम कर रही है। अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई इस तरह का ड्राफ्ट हुकूमत की जानिब से शेयर नहीं किया गया, लेकिन उसके ऊपर अमेंडमेंट्स करना नागुज़ीर है, चूँकि ये जो नई आइनी बेंच का तसव्वुर 26वीं आइनी तरमीम के बाद आया है, उसके तहत आपको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर कुछ ना कुछ तरामीम लाना लाजमी है, ताकि आप उन आइनी बेंचेस को भी एक्चुअलाइज कर सकें और वो ऑपरेटिव हो सकें। ठीक, तो हुकूमत तो इस वक्त मुर्तज़ा साहब बिल्कुल ही रेडी नजर आती है ना 27वीं तरमीम के लिए। पीपल्स पार्टी साथ देगी? नहीं किरण, 27वीं तरमीम और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। हुकूमत का इस्तेहकाक है कि वो इस तरह की चीज़ करके जी, वो कानूनी तरमीम है अप्रूव करा सकती है। 27वीं आइनी तरमीम के ऊपर कोई डिस्कशन अभी तक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नून लीग के साथ नहीं हुई है। सही सही। अच्छा, वज़ीर दिफा क्योंकि इसका इशारा दे रहे हैं बड़ा खुलकर, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप लोगों की नॉलेज में अभी है ही नहीं, अभी डिस्कशन में ही नहीं आया ये मामला। मुझे नहीं पता कि डिफेंस मिनिस्टर साहब ने इस तरह की क्या बात कही है। मैंने उनका स्टेटमेंट एक्चुअली देखा नहीं है। सही। अच्छा सर, एक बात और भी कि वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब पहले भी एक दावा कर चुके हैं, अब एक बार फिर वो दावा कर रहे हैं आईनी बेंच के हवाले से। वो कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर जो हैं वो उसके सरबराह नहीं होंगे, जस्टिस अमीन हो सकते हैं, जस्टिस मंदुखेल हो सकते हैं, लेकिन मंसूर अली शाह साहब नहीं हो सकते। हालांकि तरमीम के बाद ये मालूम है कि जो सरबराह है बेंच का, उसका फैसला जो है वो जुडिशल कमीशन ने करना है। तो फिर हुकूमत या वज़ीर आज़म के मुशीर इतना बड़ा दावा कैसे कर रहे हैं? क्या कोई अंडरस्टैंडिंग वगैरह है इस पर? आपने अपने सवाल में खुद जवाब दे दिया कि आईनी एतबार से, कानूनी एतबार से ये फ़ैसला राना सनाउल्लाह साहब को नहीं करना है। ये फ़ैसला ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान को करना है, ना किसी एक फ़र्द को करना है। ये एक कलेक्टिव बॉडी है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में उसको ये फ़ैसला करना है। कल इंशाल्लाह नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो डेजिग्नेटेड हैं वो अपना हल्फ उठा लेंगे और उसके बाद वो अपनी जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग कॉल करनी है वो इस हवाले से फ़ैसला करेंगे, जिसके अंदर पार्लियामान की भी अपनी इनपुट होगी, थोड़ी बहुत हुकूमत की भी इनपुट होगी। लेकिन बुनियादी तौर पर कोई एक शख्स ये फ़ैसला नहीं कर सकता। ये कलेक्टिव विजडम के साथ ये फ़ैसला किया जाएगा और जब वो मीटिंग कॉल हो जाएगी तब आपको मुख्तलिफ जो आराए हैं इस हवाले से वो पता चल जाएंगे। अगेन कोई इस तरह की राय या इस तरह का फ़ैसला अभी करना मैं समझता हूँ कब्ल अज़ वक्त है। पीपल्स पार्टी की क्या राय है? मैंने आपको बताया ना कि ये जब मामला ज़ेरे बहस आता है, ज़ेरे गौर आता है पार्लिमानी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, तब ये फ़ैसला कर लिया जाएगा कि क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए। पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है कि आइन को फ़ौक़ियत होनी चाहिए, कानून को फ़ौक़ियत होनी चाहिए, पार्लिमान की बालादस्ती होनी चाहिए। यहाँ पर ये जो सीनियरिटी का फॉर्मूला है उसे अपनाया जाएगा फ्रॉम पीपल्स पार्टी? देखिए अगेन ये जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने चीज़ आती है उसके बाद ये फ़ैसला कर लिया जाएगा कि कौन से जज साहब क्या काम करना चाहते हैं, क्या उनका इंटरेस्ट है, क्या उनका माइंडसेट है। तो ये फ़ैसला जो मजाज अथॉरिटी है वो अथॉरिटी करेगी और मैं समझता हूँ इसके ऊपर कोई प्रीमेच्योर डिस्कशन करना उसका ना कोई फ़ायदा है। और अगेन ये जो हम बार बार चीज़ों को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बिलखुसूस ऑपोजिशन के दोस्त, मैं समझता हूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, राना सना कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर का रास्ता हमने रोका क्योंकि उनका टिल्ट किसी और तरफ था। तो सर ये ऑपोजिशन तो इस सारे मामले को पॉलिटिसाइज नहीं कर रही ना सिर्फ? नहीं, ये सारी बातें अगर आप तमाम चीज़ों के बैकग्राउंड पे आप जाइए ना,
बैकग्राउंड तो ये है कि जब हुकूमत ने तरमीम करने का फ़ैसला किया तो हर टीवी चैनल पे अपोजिशन ये कहती रही कि ये तरमीम काजी फैज़ ईसा साहब के लिए की जा रही है। आज आप मुझे बताइए वो अपोजिशन वाले कहाँ गए? 25 अक्टूबर हो गई, बड़े दावे के साथ बड़े ठोक बजा के कहते थे कि ये तरमीम सिर्फ एक फ़र्द वाहिद के लिए की जा रही है। तो इस तरह मफरूज़ों के ऊपर बात नहीं की जाती। मैं राना सनाउल्लाह साहब का बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट जुडिशरी के हवाले से हमें नहीं देने चाहिए। सिमिलरली जुडिशरी को भी पॉलिटिकल मामला से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक। सर कामरान मुर्तज़ा साहब आपसे पहले प्रोग्राम में साथ मौजूद थे और वो ये कह रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से या सीनियरिटी लेवल के हवाले से इम्प्रेशन हुकूमत की तरफ से ये दिया गया था कि उन्हीं को बनाया जाएगा, लेकिन फिर जब आप लोग कमेटी में गए तो कमेटी में जो इम्प्रेशन दिया गया उससे मुख्तलिफ किया गया, यानी जो मामला तय पाए थे उससे मौक़िफ़ बिल्कुल तब्दील हो गया। तो ये क्या हुआ था सर? अच्छा किरण, देखिए कोई मामला तय नहीं पाया था, ये मैं आपको कैटेगोरिकली कहना चाहूँगा कि अगर कोई शख्स ये सोच रहा है कि कुछ तय करके तरामीम लाई गई, इस बात से मैं बड़े एहतराम के साथ इख्तलाफ करना चाहूँगा। हर शख्स की अपनी अपनी राय होती है। कामरान मुर्तज़ा साहब की किसी एक जज साहब के बारे में बड़ी अच्छी राय हो सकती है, पीपल्स पार्टी की किसी और जज साहब के बारे में बहुत अच्छी राय हो सकती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये जो आरा हैं इसको अगर हम पब्लिक फोरम्स के ऊपर इस तरीके से डिस्कस करेंगे तो अगेन जुडिशरी का जो हमारा इदारा है हम उसकी खिदमत नहीं कर रहे होंगे। मेरे नज़दीक चाहे याया अफरीदी साहब हों, चाहे मंसूर अली शाह साहब हों, चाहे मुनीब अख्तर साहब हों, या कोई और मोअज़्ज़िज़ जज हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, या इवन सेशंस अदालतों का हो, सब के सब मोहतरम हैं, उनकी इज़्ज़त हमारे ऊपर वाजिब है और हमें अपने पॉलिटिकल मामलात के लिए बार बार उनका नाम लाने से गुरेज करना चाहिए। कुछ यूट्यूबर्स ने बहुत एक आदत बनाई हुई है, वो आए दिन कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आ जाते हैं, बट ये अप्रोप्रिएट नहीं है। मुझे बताइए जी मेयर साहब, अब आप मुझे बताइए सर कि विफाक की जानिब से कराची में जो सेवा है उसमें सिंध हुकूमत की मदद की पेशकश आ रही है सामने, तो क्या विफाक की मदद लेंगे सर? किरण, वफाक सिर्फ बात ना करे, वो काम करके दे तो मैं समझता हूँ वी विल बी वेरी हैप्पी, वी विल वेलकम इट। बट अनफॉर्चुनेटली ये मैं बड़े एक बार नहीं कई बार कह चुका हूँ कि वफाक का इंटरेस्ट कराची की डेवलपमेंट के मामलात में उस तरीके से नज़र नहीं आता। मेरी जब कभी भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हुई है मैंने इन बातों पर ज़ोर दिया है कि जी K4 के लिए जो पैसे आपने कमिट किए हैं वो पैसे आपको एलोकेट करने चाहिए। मैं उनको कहता हूं कि जो हमारे कराची से ऑनवर्ड्स मोटरवे बनने की ज़रूरत थी वो आज तक प्रॉपरली नहीं हो पाई, जो कि कराची से सारा ट्रेड रूट नहीं। तो फिर ये जो पेशकश हुई है आज, ये क्या सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है? कौन सी? ये जो आज पेशकश हुई है आपको सेफ सिटी में मदद के हवाले से, तो ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च हुई है क्या? किरण, आपको याद होगा इमरान खान साहब के दौर में 1100 अरब रुपए का ऐलान कर दिया गया था, बाग इब्न कासिम पे आके उन्होंने फीता भी काट दिया था। वो 1100 अरब रुपए कराची शहर को नहीं मिले। इस पे कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। मेरा एज अ कराचीआइट बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है कि फेडरल गवर्नमेंट की वो इंटरेस्ट कराची के मामलात में नज़र नहीं आता जो शायद लाहौर या इस्लामाबाद के बारे में वो सोचते हैं। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद तारीख का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन उनके अहद की गूंज तादेर सुनाई देगी। चीफ जस्टिस के अलविदाई रेफरेंस में भी सुप्रीम कोर्ट में तकसीम वाज़े तौर पर दिखाई दी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस अथर मिनल्ला ने इस रेफरेंस में शिरकत नहीं की। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त लिखकर शिरकत न करने की वजूहात बयान की। उन्होंने लिखा कि आईनी हुदूद से तजावुज़ करने पर चीफ जस्टिस साकिब निसार के अलविदाई रेफरेंस में भी शिरकत नहीं की थी, लेकिन काजी फैज़ ईसा के रेफरेंस में शिरकत न करने की वजूहात मजीद परेशान कुन है। काजी फैज़ ईसा ने अदलिया में मुदाखलत रोकने के बजाय मजीद दरवाजे खोल दिए, बैरूनी दबाव नज़रअंदाज किया है, अदलिया को कमज़ोर करने वालों को ग्राउंड दिया, खुद शुतुरमुर्ग की तरह सर रेत में दबाए रखा है। मेरा ख़त फुल कोर्ट रेफरेंस के रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाए। जस्टिस मंसूर ने यह भी लिखा
कि चीफ जस्टिस काजी फाइजी की रवादारी और हम आहंगी के लिए लाजमी एहतराम कायम करने में नाकाम रहे, साथ ही जजेस में तफरीक पैदा की है। ये असरात तादेर अदलिया पर रहेंगे। उनकी नज़र में अदलिया के फैसलों की कोई कदर व इज्जत नहीं है। शर्मनाक अंदाज में कहा गया कि फैसलों पर अमल दरामद न किया जाए, ऐसे चीफ जस्टिस के रेफरेंस में शिरकत नहीं कर सकता। अलविदाई रेफरेंस से नामजद चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने भी खिताब किया और चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की खदमात को खराज तहसीन पेश किया। जस्टिस याह्या आफरीदी का कहना था कि चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा से बहुत कुछ सीखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की कमी महसूस करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के साथ बेंच में कई बार इख्तलाफ किया, लेकिन उन्होंने हमेशा खुले दिल से मौक़िफ़ सुना। काजी फाइज ईसा एहसासात रखने वाले इंसान है। अगर आप चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को तंग करेंगे तो गुस्से में बराबरी नहीं कर सकेंगे। उनके गुस्से के वक्त सिर्फ आपकी अल्लाह ही मदद कर सकता है। मैंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के गुस्से का कई बार सामना किया, लेकिन तजर्बा अच्छा नहीं था। सुबुकदोश होने वाले नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने खिताब में कहा, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल जलाल का शुक्रिया जिन्होंने मुनासिब समझा कि मैं ये मनसब संभालूं। अवाम का शुक्रिया और साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का शुक्रिया जिन्होंने मेरा बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट इंतखाब किया। चीफ जस्टिस ने कहा, हो सकता है बहुत गलत फैसले किए हों, हम कानून और कागज़ों पर चलते हैं, सच क्या है ये ऊपर वाला जानता है। एक कागज़ एक पार्टी को फ़ायदा देता है तो एक के खिलाफ होता है। लोग हमें समझ गए हैं, लेकिन जस्टिस याह्या को कोई समझ नहीं पाया। काजी फाइज ईसा अदालती तारीख के वाहिद जज हैं जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए और जब रिटायर हुए तो वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने कुछ तहकीकाती कमीशंस की सरबराही भी की, जिसमें सबसे अहम मेमोगेट स्कैंडल की तहकीकात थी। उन्होंने कोयटा खुदकुश हमले में वकला की शहादत पर भी कमीशन की सरबराही की। 110 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में हुकूमत और इदारों को चार्जशीट किया, मदरसा इस्लाहात की तजवीज़ दी और साथ ही उस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की कालदम तंजीमों के सरबराहान से मुलाकात पर तनकीद की। उस वक्त की नून लीग की हुकूमत ने कमीशन की रिपोर्ट को बेबुनियाद करार देते हुए इसे गैर ज़रूरी और बिला जवाज़ करार दे दिया था। हुकूमत ने उन्हें हालिया ऑडियो लीक्स पर तहकीकाती कमीशन की सरबराही भी सौंपी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कमीशन को कालदम करार दे दिया था। काजी फाइज ईसा ने गुज़िश्ता बरस 27 सितंबर को चीफ जस्टिस का ओहदा संभाला और सबसे पहले केसेस की बराह रास्त नशरियात का हुक्म दिया। कई सालों बाद फुल कोर्ट तश्कील पाया, पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम किया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को बहाल किया। बतौर चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर के इख्तियारात 3 रुकनी कमेटी को सौंप दिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने साबिक इंटेलिजेंस चीफ फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया, जिसके नतीजे में फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ हुआ। काजी फाइज ईसा ने 14 साल से ज़ेर समात भुट्टो रेफरेंस का फैसला सुनाया और तस्लीम किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लाहौर हाई कोर्ट और न ही सुप्रीम कोर्ट में शफाफ ट्रायल का मौका दिया गया। इंसाफ फराहम न करना नाइंसाफ़ी ही होती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले के 22 ही 8 फरवरी को आम इंतखाबात मुमकिन हुए। इसी से जुड़ा एक और अहम फैसला PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन का भी था, जिसके 22 PTI अपने इंतखाबी निशान से महरूम हो गई। चीफ जस्टिस ने ताहयात नाअहली का सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कालेदम करार दिया, जिसके 22 नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन में हिस्सा ले पाए। काजी फाइज ईसा ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को कालेदम करार दिया और उन्हें बतौर जज बहाल किया। उन्हीं के दौर में जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई हुई और उन्हें ओहदे से बरतरफ किया गया। काजी फाइज ईसा के दौर में ही सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुस्ताफ़ी हुए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 63A की तशरीह केस में नज़रसानी अपीलों को मंजूर किया और वोट शुमार करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में मखसूस नशिस्तों के केस में ऐसा फैसला सामने आया जो आज तक मंतकी अंजाम को नहीं पहुंच सका, बल्कि तहरीरी फैसले के बाद भी जजिस को वजाहत देना पड़ी। चीफ जस्टिस ने इस केस में अपने इख्तलाफी नोट में लिखा कि चूंकि 8 अक्सरियती जजेस के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं, अक्सरियती जजेस ने वजाहत की दरखास्तों की गुंजाइश बाकी रखी है। केस का चूंकि हतमी फैसला ही नहीं हुआ, इस पर अमल दरामद जरूरी नहीं है। हतमी फैसला नहीं हुआ, इसलिए अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद न करने से तौहीन अदालत नहीं लगेगी।
काजी फाइजीसा ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज फैजाबाद धरने जैसे मशहूर केस का फैसला भी सुनाया। काजी फाइजीसा के 14 साल तवील सफर को चंद मिनट्स में समेटना मुमकिन तो नहीं है, लेकिन ये कहना बेजा नहीं है कि काजी फाइजीसा सुप्रीम कोर्ट की इमारत से रुखसत होने के बावजूद तस्करों, मुबाहिसों और हवालों में जरूर मिलते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इनसे मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।